नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए लड़की के पिता का अपमान। शाम के 7 बज रहे थे। बनारस स्टेशन पर इस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी, कारण नई दिल्ली जाने वाली शिव गंगा एक्सप्रेस का समय बदल गया था। केवल कुछ ही मुसाफिर बेंचों पर बैठे थे जो दूर से आए थे और उन्हें ट्रेन के समय परिवर्तन का ज्ञान नहीं था। उन्हीं में एक थी वह लड़की जो शांत भाव से ग्रेनाइट के चबूतरे पर बैठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। उसका एयर बैग उसके बगल में ही था, जो शायद ज्यादा भारी नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे कोई बैग को उठा रहा है। उसने पत्रिका को आंखों के सामने से हटाया तो देखा कोई लड़का बैग ले जा रहा था। वह जोर से चिल्लाई और उठकर दौड़ी तो वह लड़का भी भागने लगा। तभी आगे बेंच पर बैठे एक युवक ने भागते आ रहे लड़के के आगे अपना पैर फैला दिया। लड़का टकरा कर गिर गया और उसके हाथ से बैग भी छूट गया। तब तक लड़की वहां पहुंच चुकी थी। लड़की ने झुककर पहले अपना बैग उठाया, फिर चिल्लाई। चोरी करके भाग रहा था, पर लड़का तब तक कई लोगों के बीच घिर चुका था। उसकी नाक से खून बह रहा था। किसी ने उसे 2 थप्पड़ रसीद कर दिए और बोला, इसे पुलिस को सुपुर्द करना होगा। लड़की को उसकी हालत और उम्र देखकर दया आ रही थी। उसने पूछा, क्यों ये काम करते हो? आज चोट लगी, कल पुलिस की बेंत पड़ सकती है। गोली भी लग जाए तो क्या भरोसा। लड़का भीड़ में घिरा चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। लड़की ने फिर पूछा, घर में कौन है? अब लड़के ने सर उठाया और डरे भाव से बोला, माँ बीमार है, बाप नहीं है। लड़की ने अपने रुमाल से उसके नाक का खून पोंछा और 100 रुपए का नोट देकर कहा, हो सके तो ये सब छोड़ देना, कोई भी काम करना पर गलत नहीं। लोग शोर मचाने लगे। दया मत दिखाइए, साले को पुलिस लॉकअप में जाने दे। लड़की ने बड़े शांत स्वर में कहा, घटना मेरे साथ हुई है, मुझे कोई केस नहीं करना है। यह कहकर उसने लड़के को जाने का इशारा किया। लड़का सरपट वहां से निकल गया। ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। लोग ट्रेन की ओर चल पड़े। लड़की का कोच पीछे था, वह भी अपना बैग उठाकर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस का एक कांस्टेबल प्रकट हो गया, पर वहां ना भुक्तभोगी थी, ना मुजरिम, ना गवाह। नई दिल्ली स्टेशन पर काफी भीड़ थी, पर लड़की को कोई परेशानी नहीं हुई। उसकी घनिष्ठ सीनियर एकता उसे लेने आई थी, जो वहां 1 साल से आईएएस प्रतियोगिता के लिए कोचिंग कर रही थी। पीजी होम पहुंचकर जल्दी से तैयार होकर उन्हें 11 बजे ग्रेटर कैलाश पहुंचना था, जहां वह कोचिंग इंस्टीट्यूट था। एकता ने पहले वहां उसके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कराई, फिर उसे कैंटीन में छोड़कर अपने क्लास में चली गई। श्वेता नाम था उस लड़की का, जिसे अभी 2 घंटे अकेले बैठकर काटने थे। उसकी क्लास 2 दिन बाद शुरू होनी थी। चाय स्नैक्स का ऑर्डर देकर वह कोने के एक टेबल पर बैठ गई और कोचिंग से मिले पेपर्स देखने लगी। तभी उसके सामने एक नव युवक आकर बोला, आप वही है ना जिसका बनारस स्टेशन पर चोर बैग लेकर भाग रहा था और आपने उसे छोड़ दिया था? श्वेता ने नजर उठाकर अजनबी इंसान को देखा, फिर बोली, हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया था क्योंकि वह अबोध बालक था, पेशेवर चोर नहीं। ऐसे ही इनकी आदत बिगड़ती है और ये पेशेवर हो जाते हैं। वह बोला, जरूरी नहीं है, सभी मुजरिम पेशेवर नहीं होते। मजबूरी या दबाव भी कारण होते हैं। हाँ, कभी कभी लोग सनक में या शौकिया भी जुर्म करते हैं, पर उनकी गिनती कम होती है। श्वेता बड़े रूखे ढंग से बोली, छोड़िए, मैं तो बस आपको यहाँ देखकर यूं ही आ गया। मेरा नाम प्रवेश मिश्रा है, जौनपुर का रहने वाला हूँ। आपका वह नवयुवक बोला, जो अभी भी टेबल के पास खड़ा था। श्वेता ने एक नजर उसकी ओर डाली, फिर बोली, मैंने ना तो आपका नाम पूछा, ना आप कहाँ के रहने वाले हैं। खैर, जब आपने पूछा है तो बता देती हूँ, क्योंकि अब यही रहना है तो रोज ही मिलना होगा, तो फिर अपरिचित क्यों रह जाए। मेरा नाम श्वेता पांडे है और मैं बनारस के बगल में चंदौली की रहने वाली हूँ। यहाँ आने का प्रयोजन जो आपका है वही मेरा भी है। इज इट ओके? आप लगता है नाराज हो गई। अभी तक मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा।
आई एम सॉरी, आप बैठिए यहाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर आप तो मेरे पड़ोस के जनपद के निकल गए। युवक कुछ सामान्य हो गया और बैठते ही खाने पीने के लिए पूछा, तो श्वेता ने जवाब दिया कि जब आप आए तभी मैं स्नैक्स और चाय ले चुकी थी, आप अपने लिए मंगा लें। क्या आप मेरा साथ नहीं देंगी? युवक का प्रश्न था। नहीं, एक बार ही काफी है, श्वेता ने तुरंत जवाब दिया। उसकी चाय आ गई तो वह चुस्की लेते हुए मुस्कुराने लगा। फिर श्वेता की ओर देखकर बोला, आपको पता है कि जौनपुर की फेमस चीज क्या है? नहीं ना, तो जान लीजिए, इमरती। प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह भी जरूरी है। बहुत देर के बाद श्वेता के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई और बोली, जौनपुर की मूली भी बहुत मोटी होती है। आपको कैसे पता? आश्चर्य से वह बोला। बड़े निर्विकार भाव से वह बोली, प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह भी जरूरी है। अब की बार दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी एकता आ गई और अजनबी युवक की ओर बिना कोई ध्यान दिए उससे चलने का इशारा किया। श्वेता भी बगैर कुछ कहे उठकर चल दी। परवेश उनके बिना कुछ कहे चले जाने पर आश्चर्य से देखता रहा, फिर मुस्कुराता हुआ चाय की अंतिम चुस्कियों में खो गया। एक ही कोचिंग में होने के कारण परिचय मित्रता और फिर प्रगाढ़ता में परिवर्तित होता चला गया। श्वेता वैसे तो कम बोलती और गंभीर रहती, पर परवेश उसे हंसाने की कोई कोशिश बाकी नहीं रखता। एक बार परवेश ने बताया कि वह कान्यकुब्ज ब्राह्मण है और उसके पूर्वज कान्यकुब्ज प्रदेश जो आज का कन्नौज है के मूल निवासी थे। श्वेता ने कहा कि मैं तो सिर्फ ब्राह्मण जानती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब परवेश बोला कि ब्राह्मणों के कई वर्ग हैं और हर प्रदेश में अलग अलग, जैसे कश्मीर में कौल पंडिता, पंजाब में जेटली भारद्वाज, गुजरात में मेहता त्रिवेदी, तो बंगाल में गांगुली भट्टाचार्य बनर्जी। श्वेता ने उसकी बात काटते हुए ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है और अब ये सब कौन देखता है? परवेश बोला कि ये सब जानना चाहिए। कभी कान्यकुब्ज श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते थे क्योंकि वो ना दान लेते थे ना पुरोहित का काम करते थे, केवल गुरुकुल चलाकर जीविकोपार्जन करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। श्वेता उठकर खड़ी हो गई और बोली कि बस करो ये ज्ञान का प्रवचन, इससे हमारा क्या मतलब है? परवेश मुस्कुराकर बोला, प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह भी जरूरी है। श्वेता इतनी जोर से हंसी कि पास में बैठे लोग चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। 1 साल बीतने को था, प्रतियोगी परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था। श्वेता और परवेश जी जान से तैयारी में जुटे हुए थे। कोचिंग के अलावा छुट्टी के दिन वे कभी बिरला मंदिर तो कभी अक्षरधाम मंदिर निकल जाते और वहां पूरा दिन अध्ययन और आपस में सवाल जवाब में निकाल देते। उम्मीद यही थी कि पहले प्रयास में ही सफलता हासिल हो जाए, पर यूपीएससी का इम्तिहान उनके सर के ऊपर से निकल गया। पहला अनुभव और प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नों की असीमता ने उन्हें निराश कर दिया। विचार में आया कि आईएएस के साथ पीसीएस में भी हाथ आजमाया जाए। अभी काफी समय था। फिर से दोबारा नए ढंग से कार्य योजना बनाकर तैयारी शुरू हो गई। दिन रात पढ़ाई और कुछ सोचने का अवसर ही नहीं था। हाँ, इस प्रयास ने उन्हें अत्यधिक करीब ला दिया। आत्मीयता का बोध अंदर गहरे तक समा गया। ऐसा लगता मानो वे एक दूसरे को सालों से जानते हैं। शायद इसे ही स्नेह का अंकुरण कहते हैं। नजदीकियां संबंधों में प्रगाढ़ता और अपनत्व का भाव इंसान को इतना करीब ला देता है कि पता ही नहीं चल पाता अब उन्हें एक दूसरे की फिक्र भी होने लगी थी। आखिर पीसीएस परीक्षा के लिए उनका गंभीर प्रयास रंग लाया और उनकी मेहनत सार्थक सिद्ध हो गई। परवेश की मेरिट बहुत अच्छी आई थी। श्वेता की कुछ नीचे थी, पर दोनों का चयन होना तय था। उम्मीद के अनुसार ही परवेश का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर तो श्वेता का पुलिस उपाधीक्षक पद पर हो गया। आईएएस की पुनः तैयारी का संकल्प लेकर दिल्ली से विदा लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले उन्हें घर पहुंचना था, फिर सूचना मिलने के बाद तैयारी के साथ ट्रेनिंग के लिए जाना था। दोनों की ट्रेन एक ही थी, पर चेहरे पर उदासी की बदली छाई हुई थी।
ट्रेन में बैठने के बाद परवेश ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, श्वेता, अब तो हमारा सरकारी सेवा में चयन भी हो गया है, तो क्या हम सदैव के लिए एक हो सकते हैं? श्वेता कुछ क्षण सोचने का नाटक करने लगी, फिर बोली, शायद हाँ। परवेश के चेहरे पर खुशी की अभूतपूर्व चमक आ गई। वह बोला, थैंक यू श्वेता, तुमने मेरे मन की अभिलाषा को साकार कर दिया। तुम्हारे सिवा मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता हूँ। श्वेता भी मगन होकर बोली, ठीक है, पहले ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग तो हो जाए। मगर परवेश अधीर होकर बोला, क्या तुम अपने पिताजी से मेरे घर जाने और बाबूजी से बात करने को कहोगी? देखती हूँ, दरअसल मैं अपने पिताजी से बचपन से बहुत डरती हूँ, पर अब बात करूंगी। रात हो चुकी थी और ट्रेन अपने गंतव्य की ओर अग्रसर थी। दोनों अपने बर्थ पर सपनों की दूसरी दुनिया में खो चुके थे। जौनपुर स्टेशन पर परवेश को उतरना था, पर दोनों ऐसे गमगीन थे मानो बरसों के साथी बिछुड़ रहे हों। ट्रेन के चले जाने तक परवेश प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रहा। श्वेता के नयन खुशी और गम दोनों से लबरेज थे। घर आकर श्वेता ने अपने मन की बात पहले माँ को बताई, फिर माँ ने पिता से बात की। श्वेता के पिता मुरलीधर पांडे के माथे पर संकोच की ऐसी रेखा खींची हुई थी जो उनके पांव को रोक रही थी। वह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि परवेश के गांव उसके बाबूजी से मिलने कैसे जाएं। दरअसल वह महापात्र पंडित थे, जिन्हें बाकी ब्राह्मण अच्छा नहीं मानते। महापात्र मृतक कार्य और श्राद्ध आदि संपन्न कराते हैं और मृतात्मा के नाम पर दान भी स्वीकार करते हैं। कुलीन ब्राह्मण ना उनसे रिश्ता रखते हैं ना रिश्ता करते हैं। इसलिए उन्होंने बेटी से अपने संकोच को जाहिर कर दिया। श्वेता ने परवेश को सारी बात बता दी। परवेश ने महापात्र वाली बात का जिक्र नहीं करने और सिर्फ अपना गांव और ब्राह्मण कुल बताने को कहा। उसका विचार था कि अब लोग अंतर्जातीय और दूसरे धर्म में भी विवाह कर रहे हैं। हम एक शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक होकर क्यों इन रूढ़िवादी सोच का समर्थन करें? सैयद राजा के रहने वाले हैं, तब तक सबके लिए मिठाई और पानी आ गया। मिश्र जी ने जलपान करने का अनुरोध किया, पर मुरलीधर ने कहा कि मैं लड़की का बाप हूँ, आपका अन्न जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, मुझे क्षमा करें। फिर बताया कि वह सकलडीहा बाजार में ही रहते हैं। मामा जी का अगला सवाल था, कोई और रिश्तेदार आसपास जिसे मैं जानता हूँ? मुरलीधर ने अपने बड़े भाई शशिधर का नाम बताया, जो सैयद राजा में रहते हैं। मामा जी चौंक कर खड़े हो गए और बोले, शशिधर को मैं जानता हूँ, वो तो महापात्र है। मतलब तुम भी महापात्र हो? हद हो गई, इनकी हिम्मत कैसे हो गई जीजा जी आपके दरवाजे पर पैर रखने की? हम लोग क्या इतना गिर गए हैं कि महापात्रों में रिश्ता करेंगे? अब मिश्रा जी उठ खड़े हुए, चेहरा तमतमा रहा था। बोले, अभी निकल जाइए यहाँ से। अधम आदमी, तेरी इतनी औकात कैसे हो गई कि एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के ड्योढ़ी पर पहुंच गया, वह भी रिश्ता लेकर। यहाँ किसकी मरनी हुई है? अपना मिठाई का यह झोला उठा और चला जा यहाँ से। कहाँ कहाँ से चले आते हैं बेगैरत लोग। मुरलीधर घबरा कर खड़े हो गए, बाकी लोग भी खड़े हो गए थे, मानो मिश्र जी का अगला जो हुक्म होगा उसे बजाने के लिए तैयार। मुरलीधर पांडे के लिए अब वहाँ एक क्षण भी रुकना अपमान की पराकाष्ठा होती। वह मिठाई वाला झोला उठाकर झटपट चल पड़े। उनका बदन कांप रहा था, मानो शरीर का खून निचुड़ गया हो, पर वह पूरी ताकत से लंबे लंबे डग बढ़ाए जा रहे थे। कभी कभी अपमान का घूंट पीना भी मजबूरी हो जाती है, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। मुरलीधर बुझे मन से घर पहुंचे तो काफी रात हो गई थी। श्वेता सो चुकी थी। पत्नी ने खाना के लिए पूछा तो बोले, बहुत खा लिया, पेट भर गया, केवल पानी दे दो। पानी लाकर पत्नी आतुर दृष्टि से उन्हें देखने लगी, मानो पूछना चाहती हो कि क्या हुआ, पर उनका गंभीर चेहरा देखकर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मुरलीधर ने पानी पीकर स्वयं कहा कि जाओ सो जाओ, सुबह बात करेंगे। चुपचाप खटिया पर लेट गए, पर आंखों में नींद कहाँ थी। आंखें छत की ओर टकटकी लगाए स्थिर थी। दिमाग में प्रश्नों का झंझावात चल रहा था। वह अपने से सवाल कर रहे थे कि अगर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, तो उसमें नीच ऊंच की दीवार क्यों है? जूता बेचने वाला छोटा नहीं है,
पर जूता सिलने वाला मोची हे है। मल मूत्र की जांच करने वाला डॉक्टर सम्मानित है, पर नाली सीवर साफ करने वाला अछूत है। कर्मकांडी पंडित की इज्जत है, पर मृतक कर्म करने वाला ब्राह्मण महापात्र है। आज भी सामाजिक कुर्तियां हावी हैं और वर्ग विशेष उपेक्षित है। कोई बोलने वाला नहीं है। धर्म के ठेकेदार सबरी और केवट की बात तो करते हैं, पर जब अपना वास्ता पड़ता है तो भीष्म पितामह को भी भूल जाते हैं। आदिकाल से तो नहीं था यह भेदभाव, फिर कब और किसने इसे जन्म दिया। चाय के समय जब पत्नी ने जौनपुर की बात पूछी तो मुरलीधर की बोलते हुए आवाज भारी हो गई और आंखों में आंसू आ गए। सारी बात बताने के बाद बोले कि जीवन में इतना अपमान कभी नहीं हुआ जितना वहां जाकर हुआ। श्वेता से पूछा कि क्या परवेश को मेरे जाने की बात नहीं बताई थी। जब उसने कहा कि सब कुछ बताया था तो कुछ पलों के लिए वहां सन्नाटा पसर गया। कुछ देर बाद मुरलीधर बोले कि हम लाख ऊंचा मुकाम हासिल कर लें, पर कहलाएंगे निम्न ब्राह्मण ही। लोग महापात्र का छुआ पानी भी नहीं देते। तभी तो उन्होंने मेरी मिठाई को स्वीकार नहीं किया और चले जाने को कहा। श्वेता का चेहरा तमतमा गया और वह उठकर अपने कमरे में चली गई। तुरंत मोबाइल पर परवेश को कॉल किया और कहा कि इसीलिए तुम कान्यकुब्ज ब्राह्मण की महिमा बखान रहे थे, ताकि बाकी लोगों को नीचा दिखाया जा सके। क्यों? मेरे पिताजी को अपने घर रिश्ता लेकर जाने को कहा, बेइज्जत करने के लिए हम ही बचे थे। पहले से अपने बाबूजी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? परवेश चुपचाप सारी बात सुनता रहा, एक बार भी बीच में प्रतिकार नहीं किया। फिर बोला कि आखिर क्या किया उन्होंने। जब श्वेता ने चिल्लाते हुए बताया कि उन्होंने मेरे पिताजी को घर से चले जाने को कहा और जो मिठाई वह ले गए थे उसे भी स्वीकार नहीं किया। परवेश 1 मिनट तक मौन रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, मैं वहां नहीं था, शहर गया था, मैं बाबूजी से पूछूंगा। श्वेता बिफर गई और बोली, कोई जरूरत नहीं अब इसकी। समझ में आ गया समाज का दोहरा चेहरा। हाँ, हम महापात्र हैं, पर मेरे पिताजी ने अपने उसी कर्म और श्रम से मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। तुम्हारे बाबूजी ने उन्हें ही दृष्टि से देखा, पर मेरे लिए मेरे पिता महान हैं। इतना कहते कहते वह टूट गई और सिसकने लगी। उधर से प्रवेश की आवाज आ रही थी कि श्वेता प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। पर श्वेता ने यह कहकर फोन काट दिया कि सॉरी, अब कोई बात नहीं हो सकती। उसने तुरंत मोबाइल से सिम निकाल दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी माँ कमरे में आ गए और बोले कि बेटा, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तेरा रिश्ता लिखा होगा वहाँ होकर रहेगा। भगवान के यहाँ देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। अगले ही दिन श्वेता ने बाजार जाकर दूसरा सिम ले लिया। वह इतनी समझदार और सुलझी हुई थी कि माँ बाप को उसे ढांढस देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने इतना ही कहा कि अब वह उन बातों को भूल जाएगी और घर में भी उसकी कोई चर्चा ना हो। 2 हफ्ते बाद पुलिस ट्रेनिंग पर जाना था। घर से निकलने पर तमाम इंतजाम करने थे। वह माँ के साथ खरीदारी और तैयारी में जुट गई। श्वेता की पहली पोस्टिंग पुलिस उप अधीक्षक के रूप में बहराइच में हुई। सीधे साधे घर की युवती को पहली बार अपराध और अपराधियों को जानने का मौका मिला। वह रात में भी निडर होकर सिपाहियों को लेकर गश्त करती। उसका काम करने का तरीका अलग था। पेशेवर मुजरिमों से तो वह सख्ती से पेश आती, पर युवा लड़कों और पहली बार अपराध करने वालों को सलाखों के पीछे डालने के बाद उनकी काउंसलिंग भी करती। इसका नतीजा भी मिला। 2 लड़के जमानत पर छूटने के बाद उससे मिलने आए और फिर कभी इस दलदल में ना गिरने की कसम खाई। श्वेता पुलिस की वर्दी में होते हुए भी सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहती। रामलीला हो या मुहर्रम, एक दिन पहले जाकर वह मानिंद लोगों से मिलकर सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बात करती। जुलूस में पूरे समय आगे आगे चलती तो रामलीला में देर रात तक मौजूद रहती। उसकी वजह से दरोगा सिपाही भी मौजूद रहते। कप्तान साहब भी उसकी बहुत प्रशंसा करते, पर साल बीतने के पहले ही उसका ट्रांसफर हो गया। उसके जाने का लोगों को इतना दुख था कि वहां पहली बार किसी पुलिस अधिकारी की सार्वजनिक रूप से शानदार विदाई हुई।
दूसरी तैनाती का शहर जौनपुर था। श्वेता के मन में इस नगर को लेकर बहुत दर्द था, पर ड्यूटी के चलते टिस ज्यादा हावी न हो सकी। वह पूर्ववत अपने ढंग से काम में लिप्त रहती। एक दिन सुबह सुबह वायरलेस पर खबर आई कि 4 किलोमीटर दूर गांव में दो पक्षों में भयंकर रूप से मारपीट हुई है। वह फौरन दो थानों की फोर्स के साथ मौकाए वारदात पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही लोग भागने लगे, जिनमें से 6 लोग गिरफ्त में आ गए, पर एक बुजुर्ग और एक नवयुवक जमीन पर लहूलुहान हालत में बेहोश पड़े थे। श्वेता ने उन्हें तुरंत 2 सिपाहियों के साथ अपनी जीप से जिला अस्पताल भिजवाया और पूरे गांव की घेराबंदी कर दी। जिस लोगों ने हमला किया था वो आपस में पट्टीदार थे और जमीन का बहुत पुराना मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें घायल पक्ष की जीत सुनिश्चित थी। दबिश में जब कोई और नहीं मिला तो श्वेता ने सबके दरवाजे पर पुलिस को बैठा दिया, क्योंकि गांव में तनाव का वातावरण बढ़ गया था और पीड़ित पक्ष की ओर से भी महिलाओं और बच्चों पर बदले की नीयत से हमला होने का सुराग मिल रहा था। अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग की हालत बहुत खराब थी। अत्यधिक रक्त स्राव के कारण वह होश में नहीं थे। हाथ और पसली की हड्डी भी टूट गई थी। युवक को भी काफी चोटें आई थी, पर डॉक्टरों के अनुसार वह खतरे से बाहर था। बुजुर्ग व्यक्ति गांव के दबंग पंडित थे, जिनका बड़ा दबदबा था। ग्राम प्रधान भी उनका ही आदमी था। अस्पताल में भीड़ लग गई थी, पर जब डॉक्टर ने 2 बोतल खून के इंतजाम की बात कही तो काफी लोग खिसक लिए। घायल व्यक्ति का खून ए पॉजिटिव था और खून तुरंत चढ़ाना जरूरी था, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। 5-6 लोगों ने अपना टेस्ट कराया तो एक ए पॉजिटिव का आदमी मिल गया। खून चढ़ाने के बाद कुछ सुधार हुआ, पर होश नहीं आया। 1 बोतल की और सख्त जरूरत थी। श्वेता वहां मौजूद थी। उसने डॉक्टर को बताया कि उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और वह रक्तदान के लिए तैयार है। डॉक्टर ने जब उसका खून निकलवाया तो श्वेता के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, पर लोगों में एक पुलिस वाले की ओर से खून देने पर बड़ा कौतूहल था। सब उसके हाथ जोड़कर प्रशंसा कर रहे थे। दूसरा बोतल चढ़ाने से मरीज की हालत में काफी सुधार हुआ और रक्तचाप भी नॉर्मल हो गया, पर घायल व्यक्ति से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय एमएलए को भी बाहर रोक दिया गया। अस्पताल में 2 दरोगा और 10 कांस्टेबल की ड्यूटी लगी थी, पर श्वेता भी रात भर वहीं रही। सुबह आंखें बोझिल हो रही थी और वह अपने क्वार्टर जाने को सोच रही थी कि एक सिपाही ने आकर बताया कि मरीज के बेटे आए हैं और अपने को संभल का डिप्टी कलेक्टर बता रहे हैं। किसी अधिकारी का आगमन वह भी पीड़ित के पुत्र के रूप में सुनकर श्वेता ने उन्हें तुरंत बुलाने का आदेश दिया, पर जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया उसे देखकर श्वेता का चौंकना लाजमी था, क्योंकि वह परवेश पांडेय था, जिसके सानिध्य और बाद में विरक्त ने श्वेता के जीवन का नजरिया ही बदल दिया। परवेश भी उसे बावर्दी देखकर चौंक गया, पर उसे तुरंत समझ में आ गया कि वह यहाँ ड्यूटी पर है। फिर अचानक बड़े तैस में पूछा, कैसे हुआ ये? कौन लोग थे? कितने लोग पकड़े गए? श्वेता ने बिना कुछ बोले एक दरोगा को इशारा किया और वह सारे वाकये की जानकारी देने लगा। श्वेता बाहर निकली और अपने ड्राइवर को गाड़ी लाने का इशारा किया। जीप आते ही बिना पीछे देखे वह अपने क्वार्टर के लिए निकल गई। परवेश तब तक अस्पताल के गेट पर आ चुका था। परवेश को सारी घटना का पता चल गया और यह भी कि श्वेता ने उसकी अनुपस्थिति में बाबूजी को अपना खून दिया और रात भर अस्पताल में रही। पुलिस ने मुखबिरों का ऐसा जाल फैलाया कि 2 दिन के अंदर ही सारे हमलावर पकड़े गए। परवेश श्वेता का शुक्रिया अदा करने उसके ऑफिस पहुंचा। श्वेता ने पूरी औपचारिकता से उसका स्वागत किया और कॉफी पिलाई। बाबूजी का भी हालचाल पूछा और मीटिंग में जाने की बात कहकर उठने लगी। परवेश उससे और भी कुछ कहना चाहता था, पर उसे मौका ही नहीं मिला। तीसरे दिन वह कप्तान साहब से मिलने गई और 7 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया। चूंकि अपराधी पकड़े जा चुके थे और चार्जशीट भी बन चुकी थी, इसलिए कप्तान साहब उससे खुश थे।
फौरन छुट्टी ग्रांट कर दी। श्वेता को घर आए काफी दिन हो गए थे। माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही थी। परवेश से भी वह बचना चाहती थी। 1 घंटे के अंदर वह अपने क्वार्टर से निकल गई। 10 दिन बाद परवेश अपने बाबूजी को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर घर ले आया। उसने बाबूजी को सब कुछ बता दिया। पंडित रामानुज मिश्र को आत्मग्लानि होने लगी। उन्होंने श्वेता से मिलने की इच्छा जताई, पर श्वेता अभी घर से लौटी नहीं थी। उसने अपनी छुट्टी बढ़वा ली थी। परवेश को भी जाना था। 15 दिन बाद फिर आने और श्वेता से मिलवाने की बात कहकर वह भी चला गया। श्वेता ने ड्यूटी ज्वाइन की तो पता चला कि रामानुज मिश्र के यहाँ से कोई 2 बार आया था। वह उससे मिलना चाहते थे। श्वेता ने खबर भिजवा दी कि वह आकर मिल सकते हैं। अगले ही दिन मिश्रा जी 4 लोगों के साथ बोलेरो गाड़ी से उसके ऑफिस पहुंच गए। मिलते ही हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। श्वेता ने बिना किसी संबोधन के कहा कि जो मेरा फर्ज है वही मैं सबके लिए करती हूँ। मिश्रा जी कुछ और कहना चाहते थे, पर श्वेता ने कहा कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसलिए पटीदारों की जो जमीन कब्जा किए हुए हैं उसे वापसी सुलह से सुलझा लें। इस बात पर मिश्र जी सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बात उसे मालूम होगी। उनका मूड किरकिरा हो गया और वह वहां से निकल गए। 4 साल बीत गए। श्वेता का ट्रांसफर लखनऊ हो गया और परवेश का भी। अब अक्सर मीटिंग में भेंट हो जाती थी। एक दिन परवेश ने पूछा कि अभी तक शादी क्यों नहीं की। श्वेता ने कहा कि अब मुझे शादी में कोई रुचि नहीं है। फिर पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हो गए। परवेश खिलखिलाकर हंस पड़ा, बोला शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आएंगे, लेकिन अभी भी किसी का इंतजार है। श्वेता ने भी हंसकर पूछा, किसका? कौन है जो अभी तक इंतजार करा रही है? वही जो सामने होकर भी इंतजार करवा रही है, परवेश ने मुस्कुराते हुए कहा। श्वेता ने भी जवाबी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा है, तब तो रिटायरमेंट तक इंतजार करना होगा। परवेश बोला, अंतिम यात्रा तक इंतजार कर सकता हूँ। श्वेता उठकर खड़ी हो गई और परवेश के ओठों पर अपना हाथ रखकर बोली, अशुभ बात क्यों बोलते हो? श्वेता की आंखें अनायास भीग गई। परवेश के ओठ भी कुछ कहने के लिए आतुर थे। तभी सामने के मंदिर से शंख बजने की ध्वनि आने लगी। दोनों के चेहरे पर बहुत दिनों के बाद खुशी की चमक दिख रही थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।